मैंने फैसला किया मैं अभी नहीं जाऊंगी, नहीं तो रोशनी की पढ़ाई छूट जाएगी। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रही हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। मैंने घर में कदम रखा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। चारों तरफ घर भर में बिखरी किताबें, कागज़, जूते, चप्पलें माँ के न होने का एहसास दिला रही थी। माँ थी तो घर कैसे साफ रहता था। मजाल है जो एक तिनका भी इधर से उधर हो जाए। उसी घर में आज मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। घर में फैला सन्नाटा दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। चारों ओर ढूंढती मेरी निगाहें घर के मंदिर के सामने रुक गईं। छोटा सा मंदिर। पापा ने यह मंदिर माँ को गिफ्ट दिया था। माँ को यह मंदिर जान से भी ज़्यादा प्यारा था। हर सुबह नहाने के बाद माँ रोज़ मंदिर को अपने आंचल से साफ करती और पूजा पाठ करती। पूजा का कमरा वैसा ही था जैसे वे रखती थी। मैं कुछ देर तक यूं ही मंदिर के सामने दरवाजे से सिर टिकाए खड़ी रही। कंधे पर मीठा सा स्पर्श पाकर मैं पलटी तो सामने पापा खड़े थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पापा की बाहों में लिपट गई। पापा ये क्या हो गया, जैसे तैसे कह पाई थी। मैं आपने मुझे पहले खबर भी नहीं दी। हार्ट अटैक की पहले से क्या खबर देता बेटा। और फिर मृत शरीर बहुत बड़ा भार बन जाता है, उसे ज़्यादा देर घर में नहीं रख सकते। पापा धीरे धीरे मेरा सिर सहला रहे थे। अपने सिर पर उनकी उंगलियों के स्पर्श से मैंने महसूस किया कि पापा टूटने लगे हैं। कभी जो आदमी इतना मजबूत था वो भीतर ही भीतर खोखला हो गया है। माँ थी तो बड़ा सहारा था, अब बिल्कुल अकेले रह गए हैं। जिम्मेदारियाँ कम थोड़ी ही हैं। रोशनी की शादी करनी है, सुमित की पढ़ाई पूरी करनी है। शायद ये जिम्मेदारियाँ ही उन्हें बिखरने से रोके हुए हैं। 2-3 दिनों में मेहमानों से घर भर गया। चाची, ताई, बुआ सब अपने अपने बच्चों के साथ आ गई। घर में भीड़ तो थी पर एक अजीब सी खामोशी थी। बहुएं और लड़कियां काम में लगी हुई थीं। बस नहीं थी तो माँ। मेरे विवाह के समय कभी लोगों के स्वागत करती माँ। एकांत में बैठी की जुदाई में दुख के आंसू पहुँचती माँ। आते जाते मेहमानों के पैर छूती माँ। मुंह छिपाए रोते पापा को समझाती माँ। माँ की एक एक याद मेरी आंखों के सामने आ रही थी। माँ की 13वें के दिन मुंह में दुपट्टा दबाकर रोशनी सुबकने लगी, फिर अंदर भाग गई। छोटी के पास बैठी मैं शांत हो गई थी। रोशनी फिर बाहर जाने लगी। तभी आंगन से छोटी चाची की आवाज़ आने लगी, दीदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई। यह सुनकर रोशनी रुक गई। दीदी, पापा ने इन सबको ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया है। ये वही चाची हैं जो जिंदगी भर माँ को ताने मारती थी। रोशनी ने अंदर का दुख और गुस्सा दबाकर कहा, मैं क्या कहूँ, क्यों बुला लिया। न बुलाते तो शिकायतों का सिलसिला पापा को उम्र भर चैन से न जीने देता। उन्हें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज हैं। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। रोशनी, जरा हलवाई से राजू को बर्फी तो दिलवा दे, बड़ी देर से रो रहा है। पसीना पहुँचती हुई चाची आई, बैठ गई। चाची अभी रो कौन रहा था, रोशनी ने हैरानी से पूछा। अरे मैं ही रो रही थी, इस मौके पर रोया जाता है। बड़ी दीदी बाहर बैठी थी इसलिए मुझे ही ये रस्म निभानी पड़ी। रोशनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे डर लगा कि वह कुछ अनाप शनाप न कह दे, लेकिन चाची हमारी पड़ोसन को देख पल्ले से मुंह दबाती कमरे से निकल गई। वे दीदी के लिए शोक प्रकट करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में उनके रोने की आवाज़ पूरे घर में फैल गई। 2-3 महिलाएं उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगी। सुमित मेरे पैर पर सिर रखे रखे सो गया। उसे सुलाकर उठी तो अपनी और रोशनी के बारे में मैंने सुना। लड़कियां कहाँ हैं। भीतर बैठी हैं। सुना है बेटियों ने एक आंसू भी नहीं गिराया है। पत्थर का कलेजा है दोनों का। क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। बाहर गई तो सब मुझे घूर रही थी। माँ चली गई पर समय नहीं रुका। 13वीं हो जाने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। रोशनी का कॉलेज, सुमित का स्कूल और पापा का ऑफिस जाना शुरू हो गया था, मगर घर में अजीब सी खामोशी थी। पापा को ऑफिस जाने में रोज़ देर होने लगी थी।
सुमित भी बिना खाना खाए जाने लगा। माँ के अचानक चले जाने के बाद पता लगा कि हम सब कितने निर्भर थे उन पर। आश्चर्य तब हुआ जब मैं नाश्ता लेकर गई तो देखा सुमित पहले बहुत नखरे के बाद तैयार होता था, फिर नखरे करके खाना खाता था। माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। अभी 10 साल का ही था सुमित। आज तैयार होकर खुद नाश्ता करने बैठ गया। थोड़ा खाने के बाद उठ गया। दीदी भूख नहीं है, खा ले सुमित, दिन भर भूखा रहेगा। मैं तो जानती भी नहीं कि माँ इसे कैसे मनाती थी। कुछ समझ नहीं आया तो पूछा, माँ की याद आ रही है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोला, दीदी क्या अब माँ कभी वापस नहीं आ सकती? नहीं भाई, मैंने मुश्किल से अपने आप को रोका। वो हिचकियाँ लेता हुआ मुझसे लिपट गया। यह क्या हो रहा है सुमित? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो बैग उठाओ। पापा नहाकर सीधे कमरे में चले आए थे। सुमित ने बैग उठाया और चुपचाप निकल गया। मैं बाहर आई, वहाँ रोशनी बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई। पीछे पीछे पापा भी आ गए। रोशनी बेटा, तुम तो धीरज रखो, तुम्हें देखकर सुमित भी रोएगा। चलो खाना लगाओ, बाहरी आवाज़ में पापा ने कहा। इसके बाद 2-4 दिन घर को संभालने में निकल गए। अकेला घर काटने को दौड़ता था। चारों ओर माँ की याद थी। उस दिन संडे था, सब लोग घर पे ही थे। मैं नहाकर निकली तो देखा पापा गंदे कपड़ों का ढेर लगाए बैठे थे। मैंने कपड़े उठाए, बाथरूम में डाल आई। खाना लगाकर पापा को बुलाने गई तो देखा वे बाथरूम में बैठे कपड़ों में साबुन लगाए धोने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या पापा? मैंने उनके हाथ से शर्ट छीन ली। आप छोड़िए, मैं धो लूँगी। तुम कब तक धोओगी? फिर तुम्हारे जाने के बाद अकेली रोशनी क्या क्या करेगी? तुम्हारा क्या पता कब आलोक लेने आ जाए। सही तो कह रहे हैं पापा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे जाना भी है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी रहती होगी, बेचारी छोटी सी तो है। मैं तो खबर मिलते ही आलोक के साथ आई थी। इतनी छोटी बच्ची मेरे बिना कैसे रहती होगी। परी के मासूम चेहरे की याद मुझे उदास कर गई। क्या करूं, चली जाऊं या उसे यहीं बुला लूं? मुझे छोड़ने आए आलोक 2 दिन रुककर चले गए थे। तब से कोई खबर नहीं मिली। 1 महीना हो गया। आलोक ने कहा था कि जब ठीक समझो आ जाना। वहाँ उनके पास माँ है, मगर परी परेशान कर देती होगी। क्या पता भूखी ही स्कूल चली जाती हो। दीदी खाना खाने चलो, रोशनी ने कहा तो मैं चौंक गई। अरे पापा पहुँच भी गए? मैं अनमनी से जाकर बैठ गई। सब चुपचाप खा रहे थे। बीच बीच में पापा सबको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। जानवी, तुम परी को क्यों छोड़ाई? पापा ने पूछा। जी मैं एकदम से चली आई थी ना, इसलिए उसे ले आती तो इन दोनों का मन भी लगा रहता। वहाँ कैसे रहती होंगी? माँ है ना वहाँ। दीदी परी को बुला लो ना, सुमित ने कहा। अब दीदी कितने दिन के लिए बुलाएगी उसे? इसे भी तो जाना है। फिर मेरी ओर घूमकर बोले, जानवी तुम बता देना तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सचमुच पापा को कुछ नहीं मालूम था। सारे काम माँ ही करती थी। किसको क्या देना है, कहाँ क्या करना है, सब वही बताती थी। हर बार मेरे जाने के 4 दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देती थी। मेरी पसंद की चीज़ें बनाती थी। रोशनी हमेशा कहती, दीदी तुम जल्दी जल्दी आया करो तो हमारा भी भला होता रहेगा। और फिर चलते समय सामान की तैयारी, कभी मिठाई बना रही हैं, विदाई में मेरे लिए साड़ियाँ और परी को कपड़े ज़रूर देती थी। आलोक कहते थे, माँ सब मिलता है वहाँ, फिर क्यों इतना सब देती हो? यह सुनकर माँ की आंखें भर आती। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, पर मुझे खुशी मिलती है। ये मेरा प्यार है। और उनकी आंखें भर आती। ऐसे समय कुछ नहीं दिया जाता पापा, और मैं अभी जा ही कहाँ रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी तुम मत जाना, परी को भी यहीं बुला लो, सुमित ने लिपट कर कहा। और अगर आज ही आलोक आ गए तो? पापा ने कहा। तो दोनों के चेहरे उतर गए। रोशनी उठकर चली गई। कैसी जाऊं इन्हें छोड़कर? रोशनी पढ़ नहीं पाई। सुमित रो रो कर आधा हो जाएगा।
नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। परी को भी यहीं बुला लूंगी। पर आलोक कैसे रहेंगे? माँ पर भी ज़्यादा काम होता नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? चाची को बुला लूं, लेकिन चाची के सामने सुमित के सहमे चेहरे ने मुझे रोक दिया। मैं चुपचाप जाकर मंदिर में बैठ गई। लगा जैसे सारी परेशानियों से मुक्त होकर शांति और पवित्रता के घेरे में आ गई हूँ। पीतल की मूर्ति को हाथ में लेकर तिलक लगाया तो लगा माँ पीछे खड़ी हैं। अरे, पहले नहला तो ले भगवान को। और फिर वही जानी पहचानी हंसी। मेरी आंखों के सामने भी सारी यादें आने लगी। मैं दरवाजे से निकलते माँ को देखती, जो पति के सामने ही मृत्यु का वरदान मांगते हुए आंखें मूंद लिया करती थी। शायद उनकी विनती ही थी जो भगवान ने सुन ली और पूरी कर दी। दीदी, तुम्हारा फ़ोन आया है। रोशनी ने फ़ोन मुझे दे दिया। आलोक का फ़ोन था। परी बीमार है, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब बेटियों की तो मजबूरी होती है कि वो क्या करें, ससुराल भी ज़रूरी और मायका भी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। जय माता दी। बाय बाय एवरीवन।